भारत में इंडियन मुजाहिदीन का सरगना और देश में कई बड़ी आतंकी घटनाओं को अंजाम देने वाले आतंकी यासीन भटकल और यसदुल्ला अख्तर को बिहार के मोतिहारी सीजीएम कोर्ट ने 3 दिनों के लिए ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया है। यासीन भटकल को आज दिल्ली लाया जा सकता है। सीरियल बम धमाकों में 600 भारतीयों के कत्ल के जिम्मेदार भटकल को नेपाल सीमा के पास बिहार की मदद से गिरफ्तार किया गया। देश के 10 मोस्ट वांटेड आतंकियों में शामिल यासीन को 6 महीने तक चले ऑपरेशन के बाद आईबी के अधिकारी पकड़ने में सफल रहे। यासीन के साथ साथ आईएम का बम विशेषज्ञ असदुल्ला अख्तर को गिरफ्तार कर लिया गया। आज विशेष विमान से दोनों को दिल्ली लाया जाएगा। दिल्ली पुलिस इंडियन मुजाहिदीन के सह संस्थापक यासीन भटकल से पूछताछ करने के लिए उसे अपनी हिरासत में दिए जाने की मांग करेगी। दिल्ली उच्च न्यायालय के बाहर 2011 में हुए विस्फोट और 2008 के सिलसिलेवार बम विस्फोट समेत कई मामलों में उसकी संलिप्तता को लेकर पूछताछ के लिए पुलिस उसे हिरासत में लेने की मांग करेगी। दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक भटकल को हिरासत में लेने की मांग की जाएगी क्योंकि वो आतंकवाद के कई मामलों में वांछित है। अधिकारी के मुताबिक नवम्बर 2011 में उसके खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट भी है, जिसमें नागलोई इलाके में एक अवैध हथियार और गोली बारूद फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ था। दिल्ली पुलिस ने दिसंबर 2011 में उसके खिलाफ 15 लाख रुपए के पुरस्कार का भी ऐलान किया था। इंडियन मुजाहिदीन का सरगना और दर्जनों धमाकों का मास्टरमाइंड आतंकी यासीन भटकल आखिरकार भारतीय खुफिया एजेंसियों के सामने बौना साबित हुआ। यासीन के साथ ही असदुल्ला अख्तर नाम के एक शख्स को भी गिरफ्तार किया गया। महज 2 हफ्तों में देश की खुफिया और रक्षा एजेंसियों को दूसरी बड़ी कामयाबी मिली है। कुछ ही दिनों पहले लश्कर तैयबा और ISI का खासम खास अब्दुल रहीम टुंडा खुफिया एजेंसियों के हाथ लगा था। ये सालों बाद पहली बड़ी गिरफ्तारी थी और अब यासीन भटकल की गिरफ्तारी से जाहिर है कि इंडियन मुजाहिदीन के दिन पूरे होने की उम्मीद जताई जा रही है। देश की 12 राज्यों की पुलिस भटकल का इंतजार कर रही है। एक-एक कर हर राज्य की पुलिस को अपने यहाँ हुए बम धमाकों के सारे राज खुलने का इंतजार है। यासीन भटकल से यूपी की ATS भी पूछताछ करेगी। यासीन भटकल वाराणसी के शीतला घाट ब्लास्ट का आरोपी है और इसकी तलाश की वजह से ये केस आज भी ATS बंद नहीं कर पाई है। अब भटकल की गिरफ्तारी के बाद यूपी की ATS भी उससे पूछताछ करेगी। भटकल ने 7 दिसंबर 2010 को वाराणसी के शीतला घाट में बम धमाके किए थे। भटकल के साथ पकड़ा गया असदुल्ला, जो भटकल के बाद दूसरे नंबर का आतंकी है, वो आजमगढ़ का रहने वाला है। यूपी पुलिस के मुताबिक असदुल्ला ने यूपी के बाहर कई आतंकी हमले किए हैं और यूपी ATS जल्द ही भटकल और असदुल्ला से पूछताछ करेगी। IG ATS से बात हुई है और वे लोग इसे इंटरोगेट भी करेंगे और केस की इन्वेस्टिगेशन में जो एविडेंस आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। नाबालिग से यौन उत्पीड़न मामले में फंसे आसाराम बापू ने जोधपुर पुलिस से 19 सितंबर तक का समय मांगा है। हालांकि जोधपुर पुलिस का सम्मन भेज आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। नाबालिग से यौन उत्पीड़न मामले में फंसे आसाराम बापू ने जोधपुर पुलिस से 19 सितंबर तक का समय मांगा है। हालांकि जोधपुर पुलिस का सम्मन भेजकर पूछताछ के लिए 30 अगस्त को जोधपुर पहुंचने के लिए कहा था, लेकिन अपनी व्यस्तता का हवाला देकर आसाराम बापू ने समय बढ़ाने की मांग की है। वहीं जोधपुर पुलिस आयुक्त बीजू जॉर्ज जोसेफ के मुताबिक अगर आसाराम बापू आज पूछताछ के लिए नहीं पहुँचते हैं तो उन्हें गिरफ्तार करने की कार्रवाई की जाएगी। आज शाम तक आसाराम बापू के नहीं आने पर पुलिस टीमें बनाकर गिरफ्तार के लिए भेजी जाएगी। मामले की जांच के लिए जोधपुर से छिंदवाड़ा, अहमदाबाद, इंदौर गई पुलिस की टीमें वापस लौट आई हैं। नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न के आरोप में फंसे आसाराम बापू भोपाल में इस कदर आग बबूला हो गए कि मीडिया पर जमकर भड़ास निकाला। मीडिया पर बरसते हुए आसाराम बापू ने कहा कि उनसे अगर ज्यादा सवाल जवाब किया गया तो वो हनुमान की तरह लंका को जला सकते हैं। आसाराम बापू पहले एयरपोर्ट पर पत्रकारों पर बरसे, फिर आश्रम में उन्होंने लंका जलाने की धमकी दे डाली। आसाराम बापू भोपाल में अपने समधी देव कृष्णानी के अंतिम संस्कार में पहुंचे थे। लंका में क्या कर रहा है आपको पता है? प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी इस सच्चाई को स्वीकार किया है कि देश गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। प्रधानमंत्री ने माना कि जिसके लिए बाहरी और घरेलू समेत तमाम वजह हैं, इन सब का असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। लिहाजा प्रधानमंत्री आज संसद में देश की इसी कठिन वित्तीय संकट की स्थिति पर बयान देंगे। हाल के दिनों में रुपए की लगातार गिरती कीमत से खड़े हुए नए वित्तीय संकट का मामला गुरुवार को सदन में छाया रहा। लोकसभा में नेता विपक्ष सुषमा स्वराज, SP प्रमुख मुलायम सिंह यादव समेत दूसरे सदस्यों ने इस मसले को उठाया, जबकि राज्यसभा में जेटली ने कहा कि इस साल डॉलर के मुकाबले रुपए का मूल्य 20% तक गिर चुका है। $1 की कीमत 68 रुपए से ऊपर जा चुकी है। देश के लोग दहशत में हैं। वो जानना चाहते हैं कि रुपये का ये अवमूल्यन कहां जाकर रुकेगा।
लोकसभा में गुरुवार को बहुप्रतीक्षित भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास विधेयक पास हो गया। इस विधेयक के जरिए फैक्ट्रियों या भवन निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण से प्रभावित होने वाले लोगों को उचित मुआवजा मुहैया कराने, भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने और विस्थापित होने वाले को पुनर्वास का आश्वासन दिया गया है। राज्यसभा से भी मुहर लगने के बाद कानून का रूप लेने वाला पुनरुद्धार और पुनर्वास विधेयक 2012 अब भूमि अधिग्रहण के स्वच्छ मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार के नाम से जाना जाएगा और ये ब्रिटिश कालीन 1894 के करीब 120 साल पुराने कानून की जगह लेगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह की आयोजित डिनर पार्टी में चुनाव अभियान समिति के प्रमुख नरेंद्र मोदी स्टार मेहमान रहे। इस दौरान मोदी और आडवाणी ने एक साथ गुफ्तगू करते हुए डिनर का आनंद लिया। बीजेपी सांसदों के लिए आयोजित इस खास आयोजन में मोदी विशेष मेहमान थे। मोदी ने पार्टी में पहुंचकर सांसदों से बातचीत की। इस बीच राजनाथ और मोदी ने पार्टी के सांसदों से मिशन 2014 की तैयारी में जुट जाने को कहा। राजनाथ ने कहा, सांसदों के लिए ये भोज लंबे समय से प्रस्तावित था, क्योंकि मानसून सत्र पहले 30 अगस्त को खत्म होना था, इसलिए रात्रि भोज की ये तारीख तय की गई थी। डिनर में लगभग 200 सांसदों ने हिस्सा लिया। नरेंद्र मोदी का गुणगान करने वाले लोगों की तादाद कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। मेरठ के एक डॉक्टर ने नरेंद्र नाम की माला जपनी शुरू कर दी है। डॉक्टर ने दिन रात केवल मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का एक तरह से प्रचार शुरू कर दिया है। मेरठ के सर्जन डॉक्टर मुकेश परमार ने मेरठ की जनता के लिए मोदी के नाम का समाचार पत्र में शुभकामना संदेश दिया। मेरठ के सर्जन डॉक्टर मुकेश परमार का कहना है कि सामाजिक चेतना जगाने के लिए ये कदम उठा रहे हैं और उनका कहना है कि इस तरह का शुभकामना संदेश देने के लिए उनके करीब 5 लाख रुपए खर्च हो गए हैं। उनका कहना है कि जब तक उनके पास पैसे रहेंगे वो ये कदम उठाते रहेंगे। पिछले 5 दिनों से आमरण अनशन कर रहे वाईएसआर कांग्रेस के अध्यक्ष और कडप्पा के सांसद जगनमोहन रेड्डी को बीती रात हैदराबाद के उस्मानिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। अनशन की वजह से जगनमोहन रेड्डी की तबीयत खराब हो गई और शरीर में शुगर और बीपी लेवल कम हो जाने के बाद चंचलगुड़ा जेल प्रशासन ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने अस्पताल लाकर जगनमोहन रेड्डी का अनशन जबरदस्ती तोड़वाया। रेड्डी पिछले 1.5 साल से आय से अधिक संपत्ति मामले में बंद है। जगनमोहन रेड्डी को अस्पताल में भर्ती कराए जाने के संकेत पहले ही उनके समर्थकों को मिलने लग गए थे। इसी वजह से भारी संख्या में चंचलगुड़ा जेल और अस्पताल के बाहर उनके समर्थक जमा थे। हालात को काबू करने के लिए पुलिस को उनके समर्थकों पर लाठीचार्ज भी करना पड़ा। बीसीसीआई के बिग बॉस एन श्रीनिवासन के लिए आज का दिन बेहद खास है। आज सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई की उस अर्जी पर सुनवाई होनी है जिसमें बॉम्बे हाईकोर्ट के फिक्सिंग मामले में श्रीनिवासन को मिली क्लीन चिट पर रोक लगाई थी। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये तय करेगा कि आगे की राह श्रीनिवासन के लिए आसान रहेगी या मुश्किल। बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसले में कहा था कि आईपीएल में हुई सट्टेबाजी और फिक्सिंग मामले में जाँच के लिए बनाया गया बीसीसीआई का 2 सदस्यीय प्रोब पैनल गैर कानूनी और असंवैधानिक है। अगर सुप्रीम कोर्ट का रुख बॉम्बे हाईकोर्ट जैसा ही रहता है तो फिर श्रीनिवासन को अगले साल के लिए मिलने वाला एक्सटेंशन खटाई में पड़ सकता है। मुंबई गैंगरेप में आज 2 आरोपियों की पेशी किला कोर्ट में होगी। दोनों आरोपी की हिरासत की अवधि आज खत्म हो रही है, लिहाजा आज आगे की कस्टडी के लिए पुलिस दोनों को आरोपियों को कोर्ट में पेश करेगी। मुंबई गैंगरेप मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें आज 2 आरोपियों की पेशी होगी, क्योंकि इन दोनों आरोपियों की कस्टडी आज खत्म हो रही है। इन 5 आरोपियों ने मुंबई में एक फोटो जर्नलिस्ट के साथ गैंगरेप किया था, जिसके आरोप में ही 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। ये घटना मुंबई के महालक्ष्मी रेलवे स्टेशन के नजदीक बंद पड़ी शक्ति मिल कंपाउंड में उस वक्त हुई थी जब अंग्रेजी पत्रिका में कार्यरत पत्रकार अपने पुरुष सहकर्मी के साथ दफ्तर से मिले काम के सिलसिले में गई थी। दिल्ली पुलिस ने जिस्म फरोशी के दलदल में फंसी 4 लड़कियों को जीबी रोड के कोठा नंबर 41 से छुड़ाया है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल से लाई गई इन चारों लड़कियों को गुरुवार की शाम दिल्ली पुलिस ने एक एनजीओ की मदद से रेस्क्यू कराया। दिल्ली पुलिस ने एक एनजीओ की शिकायत पर गुरुवार की देर शाम दिल्ली की जीबी रोड पर छापा मारा, जिसके बाद वहां से 4 लड़कियों का रेस्क्यू कराया। दिल्ली पुलिस को खबर मिली कि जीबी रोड के कोठा नंबर 41 में कुछ लड़कियों को गैर कानूनी रूप से जिस्म फरोशी कराया जा रहा है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस हरकत में आई और मौके पर पहुंचकर हर कमरे को खंगालना शुरू किया तो एक तहखाने में 4 लड़कियां मिली। फिल्म में काम करने के लिए सलमान खान के घर का चक्कर लगाने वाली मां और बेटी जब निराश हो गई तो उन्होंने जमकर पहले सलमान के घर के बाहर तमाशा किया, फिर बाद में सड़क पर लोगों के साथ बदतमीजी की। इतने से भी मन नहीं भरा तो पुलिस थाने में जाकर हाई वोल्टेज ड्रामा किया। पुलिस ने महिला की कार को बरामद कर लिया है, साथ ही उस ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मां बेटी के खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन महिला होने की वजह से रात में गिरफ्तारी नहीं की गई। मां बेटी दोनों कई दिनों से सलमान खान के घर का चक्कर लगाने के बाद जब घर में घुसने की कोशिश की तो सलमान खान के बॉडीगार्ड ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया, जिसके बाद ये दोनों जमकर तमाशा किया।
बॉलीवुड फिल्मों में एक्शन डायरेक्टर का काम करने वाले टीनू वर्मा को अपने चचेरे भाई मनोहर वर्मा पर जानलेवा हमला कराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। टीनू को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां 2 सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। टीनू वर्मा ने जानलेवा हमला प्रॉपर्टी विवाद को लेकर किया था। हमले के बाद से टीनू वर्मा फरार था, जिसकी पुलिस तलाश कर रही थी। 28 अगस्त को टीनू वर्मा ने पुलिस ने मुंबई से सटे ठाणे जिले के शाहपुर से गिरफ्तार किया था। 29 अगस्त को पुलिस ने बोरीवली कोर्ट में पेश किया था, जहाँ टीनू वर्मा को 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। जेल में भी सुरक्षित नहीं है कैदी। इसका ताजा उदाहरण देखने को मिला है पांडिचेरी के यानम जेल में। पांडिचेरी के यानम जेल में सुरक्षा तोड़कर 14 लोग 25 फुट दीवार फांदकर जेल के अंदर दाखिल हो गए। ये लोग हत्या की सुपारी लेकर जेल में दाखिल हुए थे। इनका मकसद जेल में बंद एक कैदी की हत्या करना था, लेकिन हत्या करने से पहले ही पुलिस वालों को इनकी भनक लग गई और इन्हें जेल से भागना पड़ा। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर इन बदमाशों को धर दबोचा। पुलिस ने 13 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, जिसमें से 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी लोगों की तलाश की जा रही है। अब पुलिस जेल में दाखिल होने की जांच में जुट गई है। ओमपुरी की अग्रिम जमानत याचिका पर आज मुंबई के सेशन कोर्ट में सुनवाई होगी। ओमपुरी की दूसरी पत्नी नंदिता ने उनके खिलाफ घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद से ओमपुरी लापता हो गए थे। पुलिस ओमपुरी की तलाश कर रही है। दरअसल नंदिता ने 23 अगस्त को वर्सोवा पुलिस स्टेशन में ओमपुरी के खिलाफ मारपीट की शिकायत दर्ज कराई थी। नंदिता ने अपने पति के जीवन पर अनलाइक हीरो द स्टोरी ऑफ ओमपुरी नामक किताब लिखी थी, जिसके बाद से दोनों में खटपट चल रही थी। 2009 में प्रकाशित इस किताब में उन्होंने ओमपुरी की जीवन से जुड़ी बेहद निजी बातें लिखी थी, जिससे वे काफी खफा हुए थे।